प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 18। सुहानी ने समझाते हुए कहा, तो क्या तू बात नहीं कर सकती? एक दोस्त तो दोस्त के लिए क्या नहीं करते हैं, और तू मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकती? रागिनी ने मायूसी से जवाब दिया, तू कितना मेलोड्रामा करती है। अच्छा रुक, मैं तेरे और अभी के बात करने के लिए इंतज़ाम करवाती हूँ, सुहानी ने कहा, और उसके बाद उसने फ़ोन कर दिया। क्या मूवी खत्म हो गई एंजल? मानव ने सवाल किया। जी हाँ, सुहानी ने मानव को ही फ़ोन किया था। अभी नहीं चल रहा है। बट आपको पता है अभी कपूर भी आया है, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं क्या करूँ? मानव ने सवाल किया। अभी मेरी दोस्त रागिनी का क्रश है और मैं उन दोनों को अकेले में मिलवाना चाहती हूँ, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? सुहानी ने सवाल किया। तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ? अगर वो वहीं पर है तो अपनी दोस्त को कहो खुद जाके बात करे, और अगली बार मुझे ऐसे फालतू कामों के लिए फोन मत करना, मानव ने कहा और फोन काट दिया। क्या कहा मानव ने? रागिनी ने उत्सुकता से पूछा। रागिनी की उत्सुकता देखकर सुहानी ने बात बदलते हुए कहा, तुझे खुद उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे इंसान की वजह से तेरी बात हो भी जाती है तो फिर तू हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगी और तेरे अंदर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। सुहानी ने समझाते हुए कहा, तू शायद ठीक कह रही है, मुझे उससे खुद ही बात करनी चाहिए। रागिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं भी तुझे यही समझा रही हूँ, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद मूवी खत्म हुई और दोनों हॉल से बाहर निकल गए। सिनेमा हॉल के बाहर एक बड़ा हॉल था जिसमें पॉपकॉर्न और आदि स्नैक्स की दुकानें थी। उस सिनेमा हॉल में 4 से 5 हॉल्स थे जिसमें मूवीज चल रही थी, और सुहानी की मूवी इस समय खत्म हो गई थी, इसलिए वो हॉल के बाहर खड़ी थी। रागिनी बेचैनी से इधर उधर राउंड लगा रही थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे शुरू कहाँ से करना चाहिए। रागिनी, बस कर यार, इतना ज़्यादा नर्वस होती रहेगी तो फिर अभी से बात कैसे करेगी? सुहानी ने समझाते हुए कहा, तू बता ना मुझे बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए? क्या मैं कहूँ कि आपकी मूवी बहुत अच्छी है, या फिर ये कहूँ कि आपकी मूवीज़ बहुत अच्छी है, या फिर सबसे अच्छा ये रहेगा अगर मैं उसे बता दूँ कि मैं आपकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ? रागिनी ने परेशान होते हुए कहा, सबसे पहले तू शांत हो जा, और इतना सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बातचीत से भी शुरुआत हो सकती है ना, तो तू भी कैजुअल बात करना सीख, सुहानी ने समझाते हुए कहा। कैजुअल बात कैसे करते हैं? रागिनी ने परेशान होते हुए सवाल किया। रागिनी का जवाब सुनकर सुहानी ने अपने सर पर हाथ रख लिया। तू कितनी भोली है यार, सुहानी ने परेशान होते हुए कहा। तभी सुहानी ने देखा कि कुछ लोग उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। यह महसूस करते ही सुहानी ने तिरछी नजरों से देखा। अभी कपूर। उसे देखकर सुहानी तेजी से अपना दिमाग दौड़ाने लगी कि आखिर वो रागिनी और अभी की बात कैसे करवाए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और वो मुस्कुरा दी। रागिनी, क्या तू मेरे लिए? सुहानी ने वहां से दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा। सॉफ्ट ड्रिंक ला सकती हो? हाँ बिल्कुल, रागिनी ने कहा और सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए चली गई। थोड़ी दूर जाते ही रागिनी ने सामने से आ रहे अभी कपूर को देख लिया, और देखते ही वो वहीं जम गई। सुहानी को पहले ही पता था कि ऐसा कुछ ही होने वाला था, इसीलिए उसने अपने जेब से कुछ गोल गोल छोटे कंचे गोलियां निकाला और ज़मीन पर रागिनी की ओर लुढ़का दी। जैसे कि रागिनी ने अपने कदम बढ़ाए, वैसे ही उसके कदम लड़खड़ा गए और वो ज़मीन पर गिरने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अभी ने रागिनी को गिरते हुए देखा और आगे बढ़कर अपनी बाहों में पकड़ लिया। ये देखकर सुहानी मुस्कुराने लगी। क्या आप ठीक है? अभी ने सवाल किया। बट बेचारी रागिनी अभी की आंखों में खो ही गई थी। क्या आप ठीक है? अभी ने फिर से सवाल किया। इस बार रागिनी होश में आई और हिचकिचाते हुए हाँ में जवाब दिया। ये सुनने के बाद अभी मुस्कुराया और आगे कहा, प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। उसके बाद वो आगे बढ़ गया। उसी समय सुहानी भी वहाँ पर आ गई। ये देखकर कि रागिनी और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, निराश हो गई। क्या रागिनी, तूने तो कोशिश भी नहीं करी, सुहानी ने नाराज़गी से जवाब दिया। कैसे करती? उसके सामने आते ही मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, रागिनी ने परेशान होते हुए बताया। लेकिन ये तेरे लिए बहुत अच्छा मौका था, इसीलिए तुझे उससे बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए थी।
बट अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, चल घर चलते हैं, रास्ते में कुछ सोच लेंगे, सुहानी ने कहा और सिनेमा हॉल के प्रवेश द्वार से बाहर निकल गए और ऑटो की तलाश में पैदल चलने लगे। उसी समय उनके पीछे एक काली मर्सिडीज चल रही थी। ये गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि अभी कपूर की थी। वो नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था, बट वो रागिनी को लिफ्ट देना चाहता था, बट ये वो खुद बोलने में झिझक रहा था, इसीलिए उनके पीछे पीछे चल रहा था। बट सुहानी और रागिनी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। लेकिन थोड़ी दूर जाकर सुहानी ने महसूस किया कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है, इसीलिए उसने पीछे मुड़कर देखा और पीछे कुछ भी नहीं था। यह देखकर वो दोनों आगे बढ़ने लगी। तभी एक काली गाड़ी उन दोनों के आगे आकर रुकी और उनमें से 4 से 5 लोग बाहर निकले और उन लोगों ने सुहानी और रागिनी को ज़बरदस्ती कार के अंदर ढकेल दिया। कौन हो तुम लोग? सुहानी ने घबराते हुए सवाल किया और अपने हाथ पीछे कर जेब में डाल लिया और मोबाइल फ़ोन पर किसी को कॉल करने लगा दिया और वापस हाथ हटा दिया। सुहानी बेशक घबराई हुई थी, परंतु फिर भी वो अपने दिमाग का इस्तेमाल बखूबी कर रही थी। सुहानी को याद था कि उसने अभी थोड़ी देर पहले मानव से बात की थी, इसीलिए उसका नंबर कॉल लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, इसीलिए उसने मानव को कॉल लगा दिया। कौन हो तुम लोग? रागिनी ने घबराते हुए सवाल किया। उन लोगों का हेड जो कि आगे बैठा हुआ था कोई जवाब नहीं दिया और अपने आदमियों से सुहानी और रागिनी के मुंह पर टेप लगाने को कहा। उन लोगों ने ऐसा ही किया। छोड़ दो हमें, तुम लोग सुहानी को जानते नहीं हो, क्योंकि अगर सुहानी के पति को इस बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। टेप लगाने से पहले रागिनी ने चिल्लाकर कहा। उसके बाद उन दोनों के मुंह पर टेप लगा दिया गया। जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि किसी का भी पति क्यों ना हो, बट अगर उसे हमारे बारे में पता चला तो वो खुद ही डरकर भाग जाएगा, गिरोह के मुखिया ने हंसते हुए जवाब दिया। उधर मानव का मोबाइल फ़ोन बार बार बजे जा रहा था। मानव ने मोबाइल देखा। सुहानी, ये देखकर उसने फ़ोन काट दिया और वापस टेबल पर रख दिया, क्योंकि इस समय वो मीटिंग में बैठा हुआ था। उधर थोड़ी देर बाद वो लोग सुहानी और रागिनी को किसी सुनसान जगह पर लेकर गए। वहाँ की बिल्डिंग टूट रही थी, इसीलिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ लाकर उन लोगों ने रागिनी और सुहानी को चेयर पर बैठाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। तभी वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुनकर वो सभी आदमी घबराकर बाहर देखने लगे। बाहर देखने से पता चला कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी है, जिनमें से बहुत सारे पुलिस वर्दी पहने हुए लोग बाहर निकले और पुलिस बिल्डिंग में खोजबीन करने लगे। ये सब देखकर वो किडनैपर्स बुरी तरह से घबरा गए और सुहानी और रागिनी को वहीं छोड़कर पीछे की ओर से निकलने लगे। बट उनकी बदकिस्मती थी कि वो लोग पकड़े गए। पुलिस कमिश्नर राघव लोखंडे ने उन किडनैपर्स को धमकाते हुए पूछा, कहाँ है वो लड़कियां? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारा एनकाउंटर यहीं पर कर दूंगा। बोलते वक्त माधव ने किडनैपर्स के हेड जगिया के सर पर पिस्तौल तानी हुई थी। डर के मारे जगिया ने सुहानी और रागिनी का ठिकाना बता दिया। उसके बाद पुलिसकर्मी उन लोगों को गिरफ्तार करके वहां से लेकर गए। ये सब देखकर सुहानी हैरान थी, क्योंकि मानव तो कभी भी पुलिस लेकर उसे बचाने नहीं आता था। फिर ये कौन था जिसने उन लोगों को बचाया था? हालांकि रागिनी को यही लग रहा था कि ये सब ज़रूर मानव ने ही भेजा होगा, क्योंकि उसने सुहानी को धीरे से हाथ पीछे करते हुए देख लिया था। ये देखकर वो समझ गई थी कि उसने ज़रूर मानव को ही फ़ोन किया होगा। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर सर, लेकिन आपको हमारे बारे में किसने बताया? सुहानी ने हैरानी से सवाल किया। अगर आपको धन्यवाद करना ही है तो आप मिस्टर कपूर को धन्यवाद कहें, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आपके अगवा होने के बारे में बताया था। माधव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सुहानी और रागिनी के आगे से हट गया। माधव की बात सुन वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन लोगों ने देखा कि अभी चलता हुआ उनकी ओर ही आ रहा था। वो दोनों खड़ी हुई है, उनके हाथ पर लगे हुए थे। ये देखकर कि रागिनी के क्रश अभी ने उसे बचाया था, वो उसकी ओर भी शुक्रगुजार हो गई थी। थैंक यू मिस्टर कपूर, रागिनी और सुहानी दोनों ने जवाब दिया। आप लोग सेफ हैं, ये देखकर मुझे खुशी हुई। बट वो लोग कौन थे?
अभी ने सवाल किया। हमें भी नहीं पता, हम तो बस शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। फिर अचानक से एक गाड़ी आई और हमें खींच लिया गया। रागिनी ने बताया। अच्छा, मतलब वो सब आपके कोई निजी दुश्मन नहीं थे। फिर तो अच्छा ही हुआ कि आप लोग बच गए, वरना ना जाने वो सब आप लोगों के साथ क्या करते। अभी ने कहा, आपने हमारी जान बचाई, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सुहानी ने शुक्रगुजार होते हुए कहा, ठीक है, अब चलिए, मैं आप लोगों को शॉपिंग सेंटर छोड़ देता हूँ। अभी ने सवाल किया, क्या आप हमें मेरे घर छोड़ सकते हैं? सुहानी ने कहा। रागिनी ने हैरानी से सुहानी की ओर देखा और इशारा किया। शाम हो चुकी थी, इसीलिए अब उन लोगों को घर जाना चाहिए था। रागिनी समझ गई, इसलिए वो भी सहमत हो गई। उसके बाद वो दोनों अभी के साथ चल दिए। सुहानी समझ सकती थी कि रागिनी क्यों अभी को पसंद करती थी, क्योंकि वो सिर्फ टीवी में ही हीरो नहीं था, बल्कि असल ज़िंदगी में भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। गाड़ी के पास आकर अभी ने आगे का दरवाज़ा खोला, क्योंकि रागिनी अकेली नहीं थी और वहाँ पर उसकी दोस्त सुहानी खड़ी थी। इसीलिए शर्मिले अभी ने सुहानी को ही आगे बैठने को कहा, बट सुहानी समझदार थी और इतना अच्छा मौका कैसे जाने दे सकती थी। इसीलिए उसने रागिनी को आगे बैठने के लिए कहा और खुद पीछे जाकर बैठ गई। अभी नहीं समझ पाया कि सुहानी ने ऐसा क्यों किया, बट इसके लिए वो सुहानी का दिल से शुक्रगुजार था। वैसे आपका नाम क्या है? अभी ने सवाल किया, बट बेचारी रागिनी अभी के इतने से सवाल से इतना ज़्यादा नर्वस हो गई कि उसके मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकला। सुहानी देख सकती थी कि रागिनी कितना ज़्यादा नर्वस हो रही थी, इसीलिए उसने ज़ोर से कहा, रागिनी, मिस्टर कपूर तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं। रागिनी की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर रागिनी ने नाराज़गी से रिव्यू मिरर से सुहानी को देखा और चुप रहने का इशारा किया। रागिनी, कितना अच्छा नाम है, अभी ने मन में कहा। और आपका नाम क्या है? अभी ने रिव्यू मिरर से सुहानी को देखते हुए सवाल किया। मैं सुहानी हूँ, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो क्या आप दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं? अभी ने सवाल किया। आपने बिल्कुल सही कहा, बट आपको कैसे पता चला? रागिनी ने सवाल किया। क्योंकि आप दोनों काफ़ी यंग लगती है, अभी ने जवाब दिया। ये सुन रागिनी फिर से शर्मा गई। तो आप लोगों को मूवीज़ काफ़ी पसंद है ना? अभी ने सवाल किया। हाँ, हमें मूवीज़ बहुत पसंद है, रागिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके बाद चुप हो गई। इस बार कार में सन्नाटा छा गया। अब सुहानी को रागिनी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अभी से बात ही नहीं कर रही थी। मेरा घर आ गया, सुहानी ने बाहर देखते हुए कहा। उसके बाद अभी ने गाड़ी रोक दी और दोनों वहीं उतर गए। उसके बाद अभी ने एक मुस्कान दी और आगे चला गया। तू पागल हो गई है क्या? तुझे अभी से बात करने का कितना सही मौका मिला था और तू थी कि चुपचाप बैठी हुई थी। सुहानी ने डांटते हुए रागिनी से कहा, मुझे बात करने में थोड़ी शर्म आ रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बात करूं, इसीलिए कुछ भी नहीं बोली। रागिनी ने मायूसी से जवाब दिया। तुझसे अच्छा तो वो अभी ही था, कम से कम बात तो कर रहा था। अब पता नहीं उससे मिलने का मौका कब मिले, बट अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तेरी मदद करूंगी, क्योंकि जब तुझे खुद को ही कोशिश नहीं करनी है तो कोई दूसरा कितना ही कर सकता था, सुहानी ने कहा और आगे चलने लगी। मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाई, बट पक्का अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद उससे बात करूंगी। बट प्लीज़ तुम मुझे ऐसे मत बोल, रागिनी ने परेशान होते हुए कहा। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, परंतु तुझे हिम्मत करके बात तो करनी ही होगी, क्योंकि ये तेरी लाइफ है ना कि मेरी। मुझे तो मेरी आगे बढ़ानी चाहिए थी और अब मैं सच बोल रही हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि अब हमारी मुलाकात उससे कब होगी। और मानव से तो तू कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, सुहानी ने कहा। मैं समझ गई और अब ये मैं खुद ही पता करूँगी, रागिनी ने कहा। उसके बाद दोनों आगे बढ़ गए। आहूजा बंगला दोनों घर के आगे आ गए थे और बाहर खड़े होकर सोच रहे थे कि यहाँ से जाए या ना जाए। तभी पीछे से एक सफ़ेद चमचमाती हुई रोल्स रॉयल आई और गेट के पास आकर खड़ी हुई। अरे सुहानी बेटा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ,
मीनाक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनने के बाद दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दादी, सुहानी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसके बाद उसने रागिनी को भी अपने साथ लेकर गई और गाड़ी में बैठ गई। मेन गेट का बड़ा सा दरवाज़ा खुला और गाड़ी अंदर चली गई। तुम यहाँ बिना गाड़ी के क्यों खड़ी थी? मीनाक्षी जी ने हैरानी से सवाल किया। आज हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर नहीं गए थे, बल्कि ऑटो से गए थे। सुहानी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। क्या? लेकिन क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मीनाक्षी जी ने नाराज़गी से कहा। सॉरी दादी, बट मैंने सोचा कि मैं अकेले ही बिना गाड़ी के भी जा सकती हूँ। तुम बच्चे भी ना जाने क्या क्या करते रहते हो, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है? और अगर तुम्हें कोई गाड़ी खाली ना मिले तो मुझे बताना। मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो ज़्यादातर खाली ही रहती है, बट बिना गाड़ी के बिल्कुल भी बाहर मत जाना। मीनाक्षी जी ने समझाते हुए कहा। जी दादी, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगी, सुहानी ने आज्ञाकारी होते हुए कहा। तुम ज़रूर सुहानी की दोस्त होगी? मीनाक्षी जी ने रागिनी को देखते हुए सवाल किया। जी दादी, मैं सुहानी की दोस्त रागिनी हूँ, रागिनी ने जवाब दिया। उसके बाद दोनों अंदर एंटर हुए। आर्यन, जो कि पहले से ही सुहानी का इंतज़ार कर रहा था, जब सुहानी को मीनाक्षी जी के साथ देखा तो वो घबरा गया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं सुहानी ने दादी को उसके किए के बारे में बता ना दिया हो। तुम बाहर क्यों खड़े हो? क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो? मीनाक्षी जी ने आर्यन को देखकर सवाल किया। दादी, मैं तो बस कमरे में ही जा रहा था, बट अभी तक घर नहीं आ पाया, तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, आर्यन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। सुहानी, वो तो मेरे साथ ही है, इसीलिए तुम उसकी चिंता मत करो, मीनाक्षी जी ने जवाब दिया। मीनाक्षी जी की बात सुन आर्यन का चेहरा डर से पीला पड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि सुहानी ने मीनाक्षी जी को सब कुछ बता दिया होगा। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, आर्यन ने हकलाते हुए कहा और लिविंग एरिया से बाहर निकल गया। बट वो नहीं गया, बल्कि बाहर खड़े होकर सुनने लगा। बैठो ना रागिनी बेटा, मीनाक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मीनाक्षी जी ने उसे रोका नहीं। उसके बाद रागिनी सुहानी के गले लगकर उसे बाय बोले और सेठी मेंशन से बाहर निकल गई। ठीक है, अब तुम भी आराम करो, कल धनतेरस है, इसीलिए कल घर में एक छोटी सी पूजा है, इसीलिए तुम्हें उसमें शामिल भी तो होना है, इसीलिए आराम करो। मैं दाई को अभी तुम्हारे कमरे में भिजवाती हूँ, मीनाक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। बाहर खड़ा आर्यन दोनों की बातचीत से ये समझ गया था कि सुहानी ने दादी को कुछ भी नहीं बताया था। बट क्यों, कहीं सुहानी मुझे पसंद तो नहीं करती थी? हाँ, ऐसा हो सकता है। वैसे भी मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि कोई भी लड़की मेरे प्यार में पागल हो सकती थी, फिर ये सुहानी कैसे बच सकती थी? ये सोचते हुए आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। आर्यन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। सुहानी ने मीनाक्षी जी से आर्यन की हरकतों के बारे में सिर्फ इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि वो 2 दिन बाद ही दिवाली आने वाली थी, इसलिए वो घर में कोई झगड़ा नहीं चाहती थी और वो भी चाहती थी कि उसका परिवार हंसी खुशी दीपावली का त्योहार को मनाए, क्योंकि उसकी वजह से घर में झगड़ा हो। सुहानी अपने बिस्तर पर बैठ के पीछे तकिए के सहारे बैठी हुई थी और दाई उसके पैरों की मालिश कर रही थी। सुहानी अपने मोबाइल में मानव की तस्वीर को देख रही थी। अब तो दिवाली भी आने वाली है, लेकिन आप कब आओगे मानव? सुहानी ने मानव की फ़ोटो पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा। कुछ देर बाद दाई भी सुहानी के पैरों की मालिश कर वहाँ से चली गई। उसके बाद सुहानी ने मानव को फ़ोन लगाया। उधर मानव अपने कैबिन में बैठा हुआ था, फाइलें देख रहा था। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। मानव ने एक नज़र स्क्रीन की ओर देखा। सुहानी, ये देखकर उसने अपनी फाइलें टेबल पर रख दी और फ़ोन पिक किया। कैसी हो तुम? बहुत बुरी। आप कब आ रहे हैं? दिवाली आने वाली है और कल धनतेरस की पूजा है। दादाजी भी कल आ जाएंगे, बट सिर्फ आप ही नहीं हैं। अब क्या मुझे दिवाली भी अकेले ही मनानी पड़ेगी? सुहानी ने मायूसी से सवाल किया। मायूस मत हो एंजल, मेरा काम पूरा हो ही गया है, तो मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम दिवाली अकेले नहीं मनाएंगे। मानव ने कहा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी, सुहानी ने कहा और फ़ोन काट दिया। तभी मानव को लगा
कि उसने शायद सुहानी को ज़्यादा परेशान कर लिया है, इसीलिए अब उसे सच बता देना चाहिए। पर तभी मानव ने महसूस किया कि सुहानी ने फ़ोन काट दिया था। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है एंजल, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। उधर सेठी बंगला सुहानी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बिस्तर से उठकर सोफे पर बैठ गई। उसके हाथों में मानव की तस्वीर थी। वो मानव को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बेबी देखो ना, तुम्हारे डैडी कितने बुरे हैं जो हमें दिवाली पर भी अकेला छोड़ दिया। अब तो ऐसा लगता है कि मम्मा को आपके साथ ही दिवाली मनाना पड़ेगा। मानव को याद करते हुए सुहानी सोफे पर ही सो गई और मानव की तस्वीर सुहानी के पेट पर थी। अगली सुबह सुहानी की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो बिस्तर पर थी। उसके बाद उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे याद आया कि वो तो सोफे पर सोई थी, फिर वो बिस्तर पर कैसे आई। ये याद करते ही वो उठकर बैठ गई और उत्सुकता से इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़रें मानव को खोज रही थी। मानव, आप कहाँ हो? मुझे पता है आप घर आ गए हैं। आइए ना प्लीज़, मैं आपको देखना चाहती हूँ, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा और इधर उधर देखने लगी। तभी दूसरे कमरे से मानव निकलकर बाहर आया। उसने ढीले कपड़े पहने हुए थे, जाहिर है कि वो रात में ही घर आ गया होगा। मानव सुहानी के पास आकर बैठ गया। सुहानी ने जल्दी से आगे आकर उसे गले से लगा लिया। आराम से, आराम से, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मानव ने हंसते हुए कहा। आप कब आए? कहीं आप रात में तो नहीं आ गए थे, लेकिन आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सुहानी ने नाराज़गी से मानव के सीने पर हल्के से मुक्का मारते हुए कहा। तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि तुम्हें उठाने का मन ही नहीं किया, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा और सुहानी के होठों को किस किया। तैयार हो जाओ, घर में पूजा है तो हमें उसमें शामिल होना है, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। सुहानी नहाकर तैयार हो गई। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो शीशे में देखकर अपने बालों को बना रही थी। तभी मानव ने सुहानी को देखा। गुलाबी रंग की साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मानव ने आगे बढ़कर उसे पीछे से अपने बाहों में पकड़ लिया। मानव सुहानी के गले को चूमने लगा। क्या आप तैयार हो गए? सुहानी ने सवाल किया। मानव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। सुहानी ने जबरदस्ती मानव को खुद से दूर धकेल दिया। जाओ नहाकर आओ, हमें देर हो रही है, सुहानी ने कहा। अच्छा जी, एक तो मैं इतने दिन बाद घर आया और अब तुम मुझे खुद से दूर धकेल रही हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी बदल गई हो, मानव ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। प्लीज़ जाइए और नहाकर तैयार हो जाइए, सुहानी ने कहा। मानव नाराज़गी से बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद मानव तैयार हो गया था। उसने नीला कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहना हुआ था। अब लग रहे हैं ना आप मेरे हैंडसम मानव सेठी, सुहानी ने आंख मारते हुए कहा। क्या फ़ायदा हैंडसम होने का जब मेरी बीवी मुझसे दूर ही भाग रही है, मानव ने नाराज़गी से जवाब दिया। ये सुनने के बाद सुहानी को हंसी आ गई। उसने मानव के दोनों हाथों को पकड़ा और अपनी कमर पर रख लिया। ओ ऐसा है क्या? देखकर तो बहुत दुख हुआ कि मुझे ये आपके साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई है, सुहानी ने कहा। कमर पर हाथ रखते ही मानव ने उसे अपने करीब खींच लिया। फिर तो तुम्हें मेरा दुख कम करने के लिए कुछ करना चाहिए ना, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा और सुहानी के होठों के करीब आने लगा। शर्म से सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मानव सुहानी को किस करने ही वाला था, तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। आवाज़ सुनकर दोनों रुक गए और सुहानी को हंसी आ गई। उसके बाद सुहानी मानव की बाहों से खुद को छुड़ाने लगी, बट मानव छोड़ ही नहीं रहा था। दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ। कौन है? सुहानी ने सवाल किया। मैं हेमा हूँ, बड़ी मालकिन ने आपको और छोटे मालिक को पूजा के लिए बुलाया है। बाकी सभी लोग आ गए हैं, सिर्फ आपका ही इंतज़ार है, हेमा ने जवाब दिया। ये सुनने के बाद मानव ने सुहानी को छोड़ दिया, लेकिन वो फिर से उदास हो गया। ये देखकर सुहानी को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने अपने पैरों के पंजों पर खड़े होकर जल्दी से मानव के गाल पर किस कर लिया। मानव ने मुस्कुराते हुए सुहानी को देखा। आप चलें? उसके बाद दोनों पूजा में गए। पूजा में ज़्यादा लोग नहीं थे, बल्कि सिर्फ कुछ ही करीबी लोग और घर के लोग शामिल थे। माधवी पूजा में नहीं आई थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि मानव कल रात को ही घर आ चुका था। कुछ देर बाद पूजा खत्म हुई तो सभी लोगों को मीनाक्षी जी ने मिठाई देकर विदा किया। उसके बाद सुहानी भी अपने कमरे में जाने लगी, बट तभी मीनाक्षी जी ने सुहानी से कहा, सुहानी बेटा, लंच करके वापस लिविंग रूम में तुम्हें आना है।
ऐसा क्यों? सुहानी ने सवाल किया। क्योंकि आज धनतेरस है और आज के दिन गहने लेना शुभ माना जाता है, इसीलिए। मीनाक्षी जी ने समझाते हुए कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। पूजा के बाद सभी लोग बैठक रूम में बैठे हुए थे। अधिराज सेठी के बगल में मीनाक्षी जी बैठी हुई थी। दूसरे सोफे पर राहुल और उसकी पत्नी आरती बैठे हुए थे। माधवी भी सोफे पर बैठी हुई थी, बट वो अकेली ही बैठी हुई थी। आर्यन राहुल के बगल में बैठा हुआ था। सामने 4 जोहरी बैठे हुए थे और वो चारों अलग अलग कंपनी से थे। टेबल पूरा गहनों से भरा हुआ था। टेबल पर एक से एक बेशकीमती गहने थे। आरती गहने देख रही थी और माधवी बस दूर से ही उन गहनों को देख रही थी। बट आर्यन ने उससे कहा था कि वो जिस गहने को भी पसंद करे आर्यन को बता दे, वो उसके लिए ले लेगा। तभी सुहानी भी बैठक में प्रवेश हुई। इस समय उसने साड़ी उतारकर सूट पहन लिया था। सुहानी अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। सुहानी को देखकर माधवी ने अपना मुंह बनाते हुए नजरें गहनों पर कर ली। सुहानी अंदर आकर बड़े वाले सोफे पर बैठ गई। मानव नहीं आया। मीनाक्षी जी ने सुहानी को देखते हुए सवाल किया। मीनाक्षी जी की बात सुन माधवी हैरानी से सुहानी के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि वो यहाँ कब आ रहा था। वो बस आ ही रहे हैं, सुहानी ने मुस्कुराते हुए बताया। तभी मानव भी चलता हुआ अंदर आया और सुहानी के बगल में आकर बैठ गया। मानव रात को ही सबसे मिल लिया था। उस समय सुहानी जल्दी सो गई थी। ये देखकर माधवी का मुंह बन गया। सुहानी, माधवी ने मानव का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा। हाँ दी। गलती से सुहानी के मुंह से दी निकल गया, इसीलिए उसने जल्दी से सुधारते हुए कहा, हाँ माधवी, ये वाला देखो। माधवी ने एक खूबसूरत गहने को उठाकर सुहानी को देते हुए कहा। सुहानी ने वो हार लिया, बट मानव अपने मोबाइल फ़ोन में व्यस्त लग रहा था। ये कैसा है? सुहानी ने मानव को दिखाते हुए पूछा। बकवास, मानव ने जवाब दिया और वापस फ़ोन में लग गया। मानव को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। बकवास सुनकर माधवी का मुंह बन गया, बट इसे उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। तभी मानव का मोबाइल बजा। मानव ने कॉल पिक किया। ठीक है बोलकर कॉल काट दिया। मेरी एक मीटिंग है, इसीलिए मैं चलता हूँ, लेकिन तुम शॉपिंग ज़रूर करना, मैं बाद में देख लूँगा, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा और सुहानी के माथे पर चूमकर वहाँ से चला गया। ये देखकर सुहानी और माधवी दोनों ही उदासी से उस दिशा की ओर देखने लगी। दुखी मत हो बेटा, वो ऐसा ही है, उसे ये सब कुछ खास पसंद नहीं आता है, लेकिन तुम मत जाना, मीनाक्षी जी ने मुस्कुराते हुए समझाते हुए कहा और सुहानी के पास आकर बैठ गई। सुहानी ने मीनाक्षी जी की बदौलत गहनों की बहुत सारी शॉपिंग की। अगले दिन शाम को सुहानी अपने कमरे में बैठी हुई थी और मानव लैपटॉप में व्यस्त था। उसके बाद दोनों ने साथ में डिनर किया। अधिराज सेठी ने राहुल को सख्त हिदायत दी थी कि त्योहार के समय घर में कोई बहस ना हो, इसीलिए डाइनिंग रूम में शांति रही। उसके बाद सुहानी अपने कमरे की ओर ही जा रही थी कि तभी उसने देखा कि मीनाक्षी जी टेबल पर बैठी हुई दिया जला रही थी और आरती जी के हाथ में एक थाली थी। ये देखकर वो खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाई कि वो ये क्या कर रही थी। दादी, आप आज दिए क्यों जला रही है? दिवाली तो कल है ना? सुहानी ने कहा। हाँ, ये मैं जम का दिया जला रही हूँ और इसमें घर में 5 प्रकार के अनाज डालूंगी ताकि नेगेटिविटी घर से बाहर निकल जाए और लक्ष्मी जी घर पधार सके, मीनाक्षी जी ने समझाते हुए कहा। सुहानी ने भी इसे ज्वाइन किया। उसके बाद मीनाक्षी जी ने दिया घर के बाहर रख दिया और अंदर आ गई। जाओ अब जाकर तुम दोनों सो जाओ, कल जल्दी भी तो उठना है, मीनाक्षी जी ने कहा। उसके बाद सुहानी अपने कमरे में चली गई। अगला दिन दिवाली का दिन था। पूरा सेठी बंगला बाहर से लाइटों से जगमगा रहा था। सुहानी भी अपनी बनाई हुई रंगोली पर दिए रख रही थी। उसने हल्के पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था और उसके साथ डायमंड नेकलेस पहना हुआ था। पूरा घर दियों से जगमगा रहा था। आज के दिन मानव व्यस्त नहीं रहा, इसीलिए माधवी ने कई बार मानव का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, बट मानव ने एक नज़र भी माधवी की ओर नहीं देखा। सुहानी कब से माधवी का यही ड्रामा देख रही थी। ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मीनाक्षी जी ने सभी लोगों को लक्ष्मी पूजा के लिए बुला लिया। पूजा के बाद जब सुहानी कमरे में गई तब सुहानी ने देखा कि पूरा बिस्तर गुलाबों के फूलों से सजा हुआ था, परंतु वो फूल बिस्तर के चारों तरफ थे।
तभी सुहानी ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। वो समझ गई। मानव ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, रोका किसने है? सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद मानव ने सुहानी को अपनी बाहों में उठा लिया और चेयर पर बैठा दिया। मानव ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसे बिस्तर पर लेकर गया और आराम से लेटा दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया और वो मनमोहक रात ख़त्म हुई। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।